अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम बेसिकली पाईटॉर्च से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। सो यूँ समझ लें कि अभी तक यानी हमारी कोशिश ये थी कि हम मतलब मैं आपको ना एक तरह से डोंकी वर्क कर रहा हूँ, यानी जो हम मशीन लर्निंग डिस्कस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन या आज के केस में हम देखेंगे पॉलिनोमियल रिग्रेशन। हमारा काम ये था कि हम उसको इन डेप्थ देख सकें और उसमें जो न्यूमेरिकल प्रोसीजर है उसका या जो भी स्टेप्स हैं हम उनको मैन्युअली इनकोड कोड कर सकें उनको नमपैड पे, ठीक है? ये था अभी तक हमने किया। मगर अब मैं आपको इस लेक्चर में बेसिकली स्लोली नमपाई से पाईटॉर्च की तरफ लेके जाऊँगा और हम देखेंगे कि वो सारे मतलब वो क्या ज़रूरत थी जिसकी वज़ह से मुझे नमपाई के बजाय पाईटॉर्च यूज़ करना पड़ा, ठीक है? अच्छा, सो डीप लर्निंग के बेसिकली 2 ही बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है? एक टेंसरफ्लो है, दूसरी पाईटॉर्च है। पाईटॉर्च को फेसबुक उसकी एपीआई मेंटेन करती है, जबकि टेंसरफ्लो की एपीआई गूगल मेंटेन करता है। सो गूगल और फेसबुक ये 2 बड़ी-बड़ी सॉफ्टवेयर हब्स हैं आजकल। और इन्हीं के मतलब ये दोनों मतलब आप देखेंगे कि जो लोग फेसबुक से ज़्यादा अटैच होते हैं, वो पाईटॉर्च यूज़ करते हैं, जो कि आमतौर पे और इसमें एक और बात ये भी कि पाईटॉर्च कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है, यानी लर्निंग के हिसाब से। टेंसरफ्लो आमतौर पे यूज़ होती है यानी उसका डिप्लॉयमेंट का शायद इफ़ेक्ट ज़्यादा है, यानी डिप्लॉय अगर आपने मॉडल्स को करना तो फिर शायद कम्युनिटी प्रोडक्शन लेवल कोड के लिए शायद टेंसरफ्लो को फ़ेवर करे, मगर ये कि इन जनरल अगर आप न्यूबी हैं तो सबसे ज़्यादा यानी डिबगिंग जो समझें पाईटॉर्च में ज़्यादा आसान है, ठीक है? सो इसलिए हम सबसे पहले पाईटॉर्च देखेंगे और फिर 1-2 लेक्चर्स के बाद शायद मैं टेंसरफ्लो पे भी जाऊँ। मगर बहरहाल सबसे पहले तो हम आते हैं नमपै पे और स्टार्ट करते हैं हम कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन हमने पढ़ ली थी, ठीक है? सो आज के केस में हम देखेंगे कि हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है? अच्छा, पॉलिनोमियल रिग्रेशन बड़ा आसान सा फॉर्म। सो लेट्स से आपके पास पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता है, उसमें आपके पास ए, बी, सी, डी 4 कोएफिशिएंट्स होते हैं और बेसिकली आप करते ही हैं कि अगर मैं लीनियर अगर मैं इतनी इक्वेशन की बात करूँ, सो ए प्लस बी एक्स दैट इज़ लीनियर, ठीक है? मगर अगर मैं एक्स की हायर पावर के कोएफिशिएंट साथ ऐड करता जाऊँ तो मेरे पास अब ये फॉर एग्जांपल 2 सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है और अभी मेरे पास थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है? सो मैंने थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल को फिट करना है एक फंक्शन पे, ठीक है? नमपाई के ज़रिए। सो पॉलिनोमियल रिग्रेशन हम देख रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन हमने जिस तरह देखी थी बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, अब जो फंक्शन है मैं उसको करता ये हूँ कि मैं यानी फंक्शन मैंने जो उसकी एग्जांपल ली हुई है वो है सिंपल साइन फंक्शन, ठीक है? सो अब इसमें होता ये है कि मैं सबसे पहले राइट, तो सबसे पहले तो मैं यानी मेरा गोल ये है कि मैं साइन फंक्शन को साइन फंक्शन आपको पता है ना बड़ा सा मतलब साइन की डोमेन होती है इन रेडियंस। एक्स मैंने अज्यूम ये किया है कि माइनस पाई रेडियंस से प्लस पाई रेडियंस तक 2000 सैंपल वैल्यूज हैं मेरे पास, ठीक है? और हर वैल्यू का साइन को मैं असाइन कर रहा हूँ वाई पे। अब ये वाई बेसिकली एक फंक्शन है जो कि जिसकी डोमेन है माइनस पाई से लेके पाई तक अभी मैंने डिफाइन की हुई है। और जो y है, एक्स सब फंक्शन की डोमेन ये है और जो एक्चुअल फंक्शन की रेंज है वो जो साइन की रेंज होती है आई गेस -1 से +1 तक, ठीक है, वो है। इस केस में शायद -पाई से +पाई तक जो भी उसकी रेंज होगी, यानी जो भी साइन की वैल्यूज़ होंगी वो हम y में स्टोर करते जाएँगे। अच्छा, मैंने जो कि 2000 सैंपल जनरेट किए हैं, तो अगर मैं एक्स पे लेके जाऊँ तो आप देखे होंगे कि 0 से लेके 2000 तक इसकी मतलब इसमें वैल्यूज़ है। 2000 एलिमेंट्स का एलिमेंट है। मैक्सिमम पाई वैल्यू है, मिनिमम है माइनस पाई, ठीक है? और वो इसलिए कि मैंने इसको डिफाइन ही ऐसे किया। और y इज़ बेसिकली साइन ऑफ x। सो 2000 वैल्यूज़ के लिए कोरेस्पोंडिंग साइन की वैल्यूज़ मैं y में स्टोर करता हूँ। अब मेरा गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन के ज़रिए इस फंक्शन को एस्टिमेट कर सकूँ ऐसे कि जब भी ये x की 2000 वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू इधर आए, तो मैं a, b, c और d ये 4 नंबर्स इस तरह एस्टिमेट करूँ कि जब वो
इस इक्वेशन में डालूं और कोरिस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से x की पावर्स मल्टीप्लाई हो, तो आउटपुट जो आए वो साइन ऑफ दिस नंबर आए। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन के जरिए मैंने साइन को एस्टिमेट करना। अब इसका तरीकाकार ये कि ऑब्वियसली पॉलिनोमियल फंक्शन से मुराद ये कि मेरे पास ए बी सी डी 4 स्केलर क्वांटिटीज हैं जो कि मुझे चाहिए, और इनको मैं यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइज करूंगा। सबसे पहले तो मैं करता हूँ कि ये ए बी सी डी 4 नंबर्स हैं, मैं इनको रैंडमली इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने लर्निंग रेट की मुझे आगे चाहिए होगा, इसलिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ, और अब मेरे पास वही आइट्रेशन आ जाती है। ठीक है, यानी जिस तरह लीनियर रिग्रेशन करता था एग्जैक्टली उसी तरह मैंने फॉरवर्ड पास परफॉर्म किया। फॉरवर्ड पास में हम क्या करते थे, जो मेरे पास ए बी सी डी की मैंने वैल्यूज रैंडमली आइडेंटिफाई की हैं, उनको इधर पुट किया। एक्स मैंने पहले से ही जनरेट किया हुआ था, -π से लेके +π तक। ये एक एक्स वेक्टर है। ठीक है, 2000 एलिमेंट्स का। ए बी सी डी मैंने रैंडमली इनिशियलाइज किए थे। मैंने सबसे पहले आइट्रेशन में देखा कि अगर वो जो ए बी सी डी की मेरे पास जो वैल्यूज मैंने रैंडमली इनिशियलाइज किए हैं, अगर मैं एक्स 2000 एलिमेंट्स का एक वेक्टर इधर डालूं, तो मेरे पास कोरिस्पॉन्डिंगली जो 2000 एलिमेंट्स की आउटपुट आती है वो सम नंबर आ जाता है। ठीक है, जो भी रैंडम नंबर्स हैं वो तो मतलब ए बी सी डी की चूंकि मैंने भी रैंडमली इनिशियलाइज किया, तो ये बाय प्रेडिक्शन भी वैसी आएंगी, मतलब एक तरह से रैंडम ही आएगी अभी। अब मैं करता क्या हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ कि अच्छा, ये जो मैंने एबीसीडी की इनिशियलाइजेशन की है ना, एटलीस्ट पहली इटरेशन के लिए जो मेरे पास आउटपुट आई है वो एक्चुअल में साइन की वैल्यू से कितने करीब है, और ये मेजर करने के लिए कि एक्चुअल जो आउटपुट है वो पॉलिनोमियल की प्रेडिक्शन के कितने करीब है। मैं सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिडुअल्स या सम मतलब मीन स्क्वायर एरर तो ना कहें इसको, इसलिए कि ये मीन नहीं है एक्चुअल में, तो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है, उसको यूज कर रहा हूँ। 2000 एलिमेंट्स के लिए मैंने देखा कि 2000 एलिमेंट्स को की प्रिडिक्शन की प्रिडिक्टेड वैल्यूज को 2000 एलिमेंट्स की एक्चुअल जो साइन की वैल्यूज थी उनसे मैंने माइनस किया और स्क्वायर किया, और उसके बाद 2000 एलिमेंट्स को मैंने इनका जो स्क्वायर था उसको मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास लॉस फंक्शन आ गया, और उसके बाद मैं इसको हर 100वीं इटरेशन पे प्रिंट करता रहूंगा। ये सिर्फ देखने के लिए कि हर इटरेशन पे मैं हर 100 इटरेशन बाद में देखता रहूँ कि लॉस मेरे पास किस तरह कम हो रहा है। कम ही होना चाहिए ऑब्वियसली, इसको यही मेरा गोल है। यानी मेरा गोल ये है कि मैं इस फंक्शन को कम से कम करूँ, यानी मैं इस तरह वाई प्रिडिक्शन यानी वाई प्रिडिक्ट मेरे पास ये पॉलिनोमियल जो आउटपुट आ रही है वो वाई के करीब आए, और जब वो वाई के करीब होगी तो आप देखेंगे कि ये 2000 एलिमेंट्स जो हैं ये आपस में इनका हर एलिमेंट जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, और जब वो करेंगे तो आपके पास लॉस फंक्शन कम से कम होगा। इस वक्त लॉस की क्या वैल्यू है, इस वक्त लॉस की वैल्यू है 2302, विच इज अ बिट हाई। अच्छा, अब ये तो हो गया लॉस फंक्शन। हमने जो आइट्रेशन मतलब जो प्रोसीजर है कि ग्रेडियंट डिसेंट का, वो किस तरह, वेल वो लीनियर रिग्रेशन के केस में भी जैसा था बिल्कुल वैसा है कि मैंने फॉरवर्ड पास परफॉर्म किया, लॉस फंक्शन कैलकुलेट किया, यानी मैंने ए बी सी डी को रैंडमली इनिशियलाइज किया, उनके लिए देखा कि आउटपुट क्या आ रही है, वो आउटपुट एक्चुअल जो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है उससे कितने करीब है, वो लॉस कैलकुलेट किया, और अब मैं चाहता हूँ कि ये लॉस मिनिमाइज हो। तो अब मेरे गोल क्या है, वेल मेरे पास गोल ये है कि मैंने ग्रेडियंट डिसेंट में इस लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू दीज पैरामीटर्स, यानी ये ए बी सी डी ये जो 4 पैरामीटर्स हैं मैंने इनको ऑप्टिमाइज करना है, और इनको इस तरह ऑप्टिमाइज करना है कि ये जो वैल्यू है ये कम से कम हो, यानी लॉस फंक्शन की वैल्यू कम से कम हो। तो अब चूंकि मुझे ये मेरे पास टारगेट फंक्शन है, तो अब मुझे डेरिवेटिव्स निकालने हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू ए, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू बी, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू सी, और डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉस विद रिस्पेक्ट टू डी। ठीक है, और उसके बाद मैंने करना ये है कि मैंने बारी बारी ये जो भी डेरिवेटिव मैं निकालूंगा अभी उनको मैंने माइनस करते जाना। ए इज इक्वल टू ए माइनस सम फैक्टर मल्टीप्लाई बाय दैट डेरिवेटिव जो कि मैं भी निकालूंगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसीजर है, चाहे कोई सी भी रिग्रेशन हो, चाहे वो लीनियर रिग्रेशन हो चाहे पॉलिनोमियल रिग्रेशन हो। बस लीनियर रिग्रेशन में फर्क ये होता है कि मेरे पास दो ही पैरामीटर्स होते हैं, तो मैं ए और बी दोनों के हिसाब से डेरिवेटिव निकालता हूँ, या वो जो हमने पढ़ा था एम और सी के हिसाब से निकालता हूँ। इस वक्त अगर आप लीनियर रिग्रेशन को रिलेट करना चाहें तो दिस पैरामीटर बी इज एम एंड दिस ए इज सी। ठीक है, ये स्लोप इंटरसेप्ट है और ये मेरे पास स्लोप है।
खैर वो तो थे लीनियर। अब हमने क्या करना है, हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। अच्छा वो कैसे आएगा? वो आएगा कि मैं, अच्छा सबसे पहले तो, हाँ सबसे पहले तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मैंने निकालना है इस ए के हिसाब से, तो वो क्या होगा? वो होगा ये कि मैं सबसे पहले लॉस फंक्शन एक्चुअल में डायरेक्टली ए पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। लॉस फंक्शन डिपेंड कर रहा है इस वाई प्रेडिक्शन पे, ठीक है, और इस वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, मगर ये वाई तो मेरे पास एक तरह से कांस्टेंट है, ये वाई तो मैं चेंज नहीं कर रहा। ये तो हर आइटरेशन में मेरे पास वाई फिक्स है, ठीक है, ये जो एक्चुअल आउटपुट थी हर आइटरेशन में, यानी हर टी की वैल्यू के लिए ये चेंज हो रही है वाई प्रेडिक्शन। सो अब लॉस फंक्शन डिपेंड कर रहा है वाई प्रेडिक्शन पे, और जो वाई प्रेडिक्शन है वो डिपेंड कर रहा है माई चॉइस ऑफ पैरामीटर्स पे, ए पे, ठीक है। सो अगर तो मैंने लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो अब मुझे करना ये होगा कि मैं लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस निकालूंगा, और फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस निकालूंगा, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ये बेसिकली चेन रूल है जो कि हमने न्यूरल नेटवर्क्स में देखा था इंट्रोडक्शन में। सो डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू ए इज डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वाई प्रेडिक्शन, इसलिए कि लॉस इस पे डिपेंड कर रहा है, और फिर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ वाई प्रेडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, इसलिए कि ए बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहा है इसको, और ये इन्फ्लुएंस कर रही है लॉस को। तो अगर मैंने लॉस का डेरिवेटिव निकालना है तो उसके लिए मुझे इन दोनों डेरिवेटिव्स को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये लेट से कर देता हूँ। अच्छा ये क्वांटिटी क्या आएगी, यानी लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्रेडिक्शन, ठीक है। वो आएगी कि मैं, आई मीन, सो दिस इज वाई प्रेडिक्शन माइनस वाई का होल स्क्वायर और फिर सम, ठीक है। अच्छा अब जो, अभी हमारे पास 2000 सैंपल्स हैं, ठीक है। ये वाई प्रेडिक्शन भी 2000 एलिमेंट्स का वेक्टर है, ये वाई भी 2000 एलिमेंट्स का वेक्टर है, ठीक है। सो अब इस मतलब लॉस का जो मतलब डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ईच प्रेडिक्शन, यानी अगर आप ये अज्यूम करें कि मेरे पास 2000 न्यूरॉन्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या 2000 वैल्यूज हैं जिनको मैं स्क्वायर करके सम कर रहा हूँ। अब ये जो सम हो रही है ना 2000 वैल्यूज, इसमें से अगर मैं हर एक वैल्यू को देखूँ ना, यानी हर एक वैल्यू के साथ इंडिविजुअली अलग अलग मैंने डेरिवेटिव निकालना है, यानी 2000 की जो वैल्यूज हैं, 2000 एलिमेंट्स और 2000 न्यूरॉन्स, उसमें से जो पहली न्यूरॉन होगी ना, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद दैट फर्स्ट न्यूरॉन, वो क्या होगा? वो होगा, ये चूंकि स्क्वायर हो रहा है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये वैसी की वैसी टर्म आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ वाई प्रेडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई प्रेडिक्शन, तो 1 ही आएगा, ठीक है। सो 2 इधर आ जाएगा, बाकी ये दोनों वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी ये तो फर्स्ट टर्म थी, यानी पहली न्यूरॉन के में, और बाकी जो 1199 टर्म्स है ना, यानी ये तो मेरे पास 2000 टर्म्स थी, मैंने इधर देखा था, ठीक है। बाकी जो 1999 जो वैल्यूज हैं, वो चूंकि कांस्टेंट है, इसलिए कि मैं तो अभी पहली न्यूरॉन के हिसाब से डेरिवेटिव देख रहा हूँ, ठीक है। बाकियों के हिसाब से तो मैं देख रहा हूँ, तो बाकियों का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, ठीक है। इसी तरह दूसरी के हिसाब से अगर मैं देखूंगा, तो दूसरी प्रिडिक्शन, यानी 2000 एलिमेंट्स में से जो दूसरी न्यूरॉन है, या जो दूसरी टर्म है, उसके हिसाब से डेरिवेटिव वही आएगा कि दैट वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2। और इसी तरह मैं हर न्यूरॉन के हिसाब से करता जाऊं, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली मतलब यूं कह के लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ दोज 2000 वैल्यूज, वो मतलब वो यही आएगा कि मैं उन 2000 में से माइनस करूं एक्चुअल वैल्यूज और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये बेसिकली अब 2000 एलिमेंट्स का एक वेक्टर आ रहा है। ये ग्रेडियंट का जो वेक्टर है, ये एक्चुअल में जितना जो साइज का इसका था उतना ही साइज इसका आया, यानी हर न्यूरॉन के लिए, या यूं कहे कि हर आउटपुट के लिए मेरे पास चूंकि 2000 सैंपल्स हैं इस ट्रेनिंग में, ठीक है, यानी 2000 एलिमेंट्स के लिए मैंने साइन को कैलकुलेट किया हुआ, ठीक है। चूंकि 2000 न्यूरॉन्स हैं या 2000 एलिमेंट्स हैं, तो मैं हर एलिमेंट के लिए सेपरेटली ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ, यानी लॉस हर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है 2000 की 2000 वैल्यूज पे। तो मैंने हर वैल्यू के हिसाब से निकाल लिया कि वो लॉस क्या होगा, और वो लॉस बेसिकली ये आएगा। अच्छा अब ये मेरे पास 2000 एलिमेंट्स के लिए तो आ गया, मगर मसला ये है कि यहाँ पे जो ए है ना, वो कांस्टेंट है, एक्स 2000 एलिमेंट्स का वेक्टर है, और वो यानी ए जो है वो यूं समझें कि उन 2000 की तो 2000 एलिमेंट्स को
की कंप्यूटेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, सेम अमाउंट, यानी ए स्केलर है और एक्स मेरे पास 2000 एलिमेंट्स हैं और ऑब्वियसली वाई प्रेडिक्शन मेरे पास 2000 एलिमेंट्स का वेक्टर आ रहा है। सो चूंकि ये एक स्केलर है जो कि मेरे पास इन 2000 एलिमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो अब यहाँ पर मेरे पास ये जो पहली टर्म थी ये तो आ गई, ये तो मैंने देख लिया कि ये आई है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू दिस मेरे पास 2 टाइम्स दिस क्वांटिटी आता है, ठीक है। अब मैंने देखना है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, ठीक है। यानी हर 2000 जो आउटपुट है मेरे पास, 2000 वैल्यूज हैं वाई की, वो इस तरह डिपेंडेंट है एक पे, ठीक है, एक ही चॉइस पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, वेल अब मैं करता यूं कि, और बाय द वे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, वो 1 आएगा, इसलिए कि बाकी सारी, सो ये ए मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस दैट विल बी 1, इसलिए कि बाकी सारी टर्म्स तो मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। सो अब आपने करना क्या, अब आपने इन 2000 वैल्यूज को बेसिकली इन 2000 दफा जो वंस आ रहे हैं ना उनसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, मगर चूंकि ए इन्फ्लुएंस कर रहा है साइमल्टेनियसली, यानी एक ही एक वैल्यू, यूं समझ लें जो आउटपुट इनपुट आउटपुट के पेयर्स हैं उनके 2000 पेयर्स को मुतासिर कर रही है, ठीक है। तो अब मैंने करना ये कि ये जो 2000 एलिमेंट्स का एक वेक्टर मैंने निकाला है ना ग्रेडियंट का, व्हिच रिप्रेजेंट ग्रेडियंट ऑफ दिस लॉस विद रिस्पेक्ट टू दिस, और उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 से एनीथिंग, मतलब 1 से तो जो चीज मल्टीप्लाई हो तो उसका कोई असर रहता नहीं, ठीक है। मगर बहरहाल अब मुझे करना ही पड़ेगा कि मुझे इसको समहाउ एग्रीगेट करना पड़ेगा इन ग्रेडियंट्स को, इसलिए कि ए एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि 2000 वैल्यूज को इधर इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब मुझे, मैं अगर ये तो मैंने इसको निकाल लिया, मैंने इसको साथ 1 से मल्टीप्लाई किया, या जो मतलब ना भी करूँ तो भी कोई नहीं, मगर ये कि अब ये जो 2000 एलिमेंट्स आए ना, मुझे इसको 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद एग्रीगेट करना पड़ेगा। अब एग्रीगेट मैं कैसे करता हूँ, चाहे तो मैं सम करूँ, चाहे तो मैं एवरेज निकालूं, जिस तरह मर्जी करूँ, ये आपकी चॉइस है। सो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या फैसला किया है एग्रीगेट करने का। सो अभी हम फिलहाल सम कर रहे हैं, यानी मेरे पास जो 2000 ग्रेडियंट्स आए थे उनको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने उनको सम कर दिया। तो अब ये मेरे पास अगर आप देखें तो ग्रेडियंट ए बेसिकली, मुझे ये पता चलेगा कि अब ये जो प्रिडिक्शन थी ना, मतलब इसकी जो आउटपुट आई है, यानी इस चॉइस ऑफ ए के लिए ये जो आउटपुट आ रही है, ये मुझे कह ये रही है कि आपको ए को -1712 टाइम, मतलब टाइम्स तो नहीं, इसको आपको ऐड करना, मतलब इसमें आपको इतना उल्टा चलना पड़ेगा, यानी आपको ऐड करना पड़ेगा 1712, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन लर्निंग रेट, ठीक है। यानी आपने इतना चेंज करना है ए में, यानी आपकी प्रेडिक्शन इतनी बुरी है कि वो ए में इतना चाह रही है, यानी अभी ए की जो भी वैल्यू है ना, तो आपने उसको बेसिकली इतने टाइम्स इंप्रूव करना है, ठीक है। अब ये कैसे करना है ये मैं भी बात में आते हैं। सो ये तो हो गया ग्रेडियंट ऑफ दिस लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। लाइकवाइज अगर मैंने ग्रेडियंट ऑफ दिस लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वेल तो भी मैंने मतलब सेम प्रोसीजर करना है कि लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्रेडिक्शन, जो कि पहली टर्म तो वही की वही रहेगी, ठीक है। सो ये टर्म तो वैसे की वैसे रहेगी। अच्छा, ये जो दूसरी टर्म है, अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी आप अगर निकालेंगे ना, तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, बाकी सारी टर्म भी कांस्टेंट है, बी के हिसाब से इसका डेरिवेटिव आएगा एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू बी इज एक्स, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने वही स्टोरी, यानी ये जो 2000, मतलब ये 2000 वैल्यूज आई थी मेरे पास, आपने इनमें से हर 2000 वैल्यूज को बजाय 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये तो आपके पास वंस अगेन 2000 एलिमेंट्स का वेक्टर आएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में उसके बाद भी। और चूंकि b आपके पास स्केलर है, तो अब आपको इन सब के एग्रीगेट करके मतलब ये ग्रेडियंट्स आपके पास, आपको इनको एग्रीगेट करना पड़ेगा। तो अब जब आप एग्रीगेट करेंगे तो अब आपके पास डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी ये आया है -5824। Likewise, derivative of this loss function with respect to c वो क्या आएगा, derivative of this with respect to this multiplied by derivative of this with respect to c। और
ये तो हमने निकाल लिया था कि डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई प्रेडिक्शन ये आता है, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी वो आएगा एक्स स्क्वेयर। ठीक है, सो अब मैंने वही काम करना है कि अब मैंने इन 2000 ये जो फर्स्ट टाइम बन रही थी 2000 एलिमेंट्स की, इसको मैंने एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो ये एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, और फिर मैंने चूंकि बी कांस्टेंट है तो मैंने उसको सम कर दिया और देख लिया कि एग्रीगेटेड जो मेजरमेंट है मेरे पास वो कितनी बनती है। ठीक है जी, सो ये अब हम हमारे पास आ गया है जनाब gradient of loss function with respect to c, derivative of loss function with respect to c। इसी तरह मैं करता गया, मैंने d के हिसाब से निकाला, और फाइनली मैंने अपने कोफिशिएंट्स को जो थे a b c d उनको अपडेट कर दिया कि a इज इक्वल टू a माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय दिस, और फिर मैं इसी तरह b को, इसी तरह c को, इसी तरह d को, फिर मैंने दोबारा अगली, सो a का अभी ये एक आइटरेशन हुई है। ठीक है, सो या यूं कहें टेक्निकल टर्म में ये एक ईपॉक हुई है। सही है, अब मैंने दोबारा ये काम किया, दोबारा अगले ईपॉक में मैंने कहा ये कि अच्छा अब जो ए बी सी डी की जो वैल्यूज अपडेटेड थी उनको इधर पुट करो, और अब देखो कि मेरे पास वाई प्रेडिक्शन कितनी अच्छी है। फिर मैंने दोबारा से लॉस कैलकुलेट किया, नहीं चूंकि ए बी सी डी की वैल्यूज अपडेट हो गई हैं तो मैंने अब दोबारा से प्रेडिक्शन की, दोबारा से लॉस कैलकुलेट किया। ग्रेडियंट्स भी दोबारा निकालूं, ग्रेडियंट्स में इसलिए दोबारा निकालूं कि ये टर्म अब इम्प्रूव हो गई है। ठीक है, यानी वाई प्रेडिक्शन इम्प्रूव हो गई है। सही है, तो अब मुझे चूंकि ये टर्म इम्प्रूव हुई है, और तो मुझे वाई प्रेडिक्शन चूंकि अब इम्प्रूव हुई तो मुझे दोबारा से निकालने पड़ेंगे ये सारे ग्रेडियंट्स। ठीक है, इसलिए कि ये सारे के सारे ऑब्वियसली वाई प्रेडिक्शन पे ही डिपेंडेंट है। अब मैंने ग्रेडियंट्स दोबारा निकाले, अब ग्रेडियंट में देखें चेंज थोड़ा कम है पहले की निस्बत। अब दोबारा से मैंने जो चेंज किया था उसको, जो भी लर्निंग रेट था मैंने उसके प्रोपोर्शन चलता गया, नेगेटिव साइड ग्रेड में मूव करता गया। इस तरह मैं करता गया, और अब मैं आगे जाके इसको स्टेप आउट कर देता हूँ। अच्छा, अब आपके पास, सो फाइनली यानी आइट्रेशन के एंड पे ना, यानी 2000 आइट्रेशंस के एंड पे ए की वैल्यू आई है दिस, बी की वैल्यू आई है दिस, सी की वैल्यू आई है ये, और डी की वैल्यू आई है ये। ठीक है, अभी तक हमने पायटॉर्च तो यूज भी नहीं की, यानी अभी तक जो हमारा गोल था वो ये, अभी यानी अभी तक हमने जो देखा है वो ये कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन मैंने सिंपल साइन के फंक्शन के लिए नमपाई को यूज करते हुए कैसे करनी है। ठीक है, तो ये उसके बेसिक प्रोसीजर्स हैं, फॉरवर्ड पास, लॉस फंक्शन, ग्रेडियंट्स, और उसके बाद पैरामीटर्स को अपडेट करना ऑप्टिमाइजर के जरिए। ठीक है, और ये 4 स्टेप्स हैं। अच्छा, अब हम यानी इन चारों स्टेप्स को ना बारी बारी ऑटोमेट करेंगे। ठीक है, सो वन सेकंड, चारों स्टेप्स कौन से हैं? फॉरवर्ड पास, लॉस फंक्शन, ग्रेडियंट्स, और उसके बाद ऑप्टिमाइजर के जरिए जो भी ग्रेडियंट डिसेंट आप फॉर एग्जांपल हमारे केस में ऑप्टिमाइजर उसको यूज करते हुए पैरामीटर्स की अपडेट। ठीक है, सो ये 4 है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नमपाई के, यानी ये काम ना, और सबसे हेक्टिक काम, यानी सबसे ज्यादा सोचने वाला काम है ये कि लॉस फंक्शन के ग्रेडियंट्स निकालूं विद रिस्पेक्ट टू ईच पैरामीटर्स। यार दिस इज डोंकी स्टफ, यानी डोंकी स्टफ से मुराद ये कि ये बहुत मतलब हेक्टिक काम है, और ये काम इसमें गलती होने के भी चांसेस ज्यादा है, इसलिए कि आपको लॉस फंक्शन बाजुकात इस तरह की कोई टर्म आ जाती है। हमने देखा था, अगर आपको फर्स्ट या सेकंड याद हो तो बाजुकात मतलब ग्रेडियंट्स निकालना पॉसिबल नहीं होता। कोई इस तरह का लॉस फंक्शन आ जाए जो कि बहुत मुश्किल हो, तो अब आप इसके ग्रेडियंट्स कैसे निकालेंगे, यानी अगर इसमें बहुत सारे फंक्शन इस तरह के होते हैं जिनके इनफैक्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, इन एनी केस, सो अब हम सबसे पहले हमारा काम ये हो कि हम इसको ऑटोमेट करें पाई टॉर्च के जरिए। ठीक है, यानी बजाय इसके कि नम पाई के जरिए मैं खुद निकालूं, मैं एक लाइन की कमांड लिखूं और वो एक लाइन की कमांड इस सारे प्रोसीजर को ऑटोमेट कर दे। ठीक है, और बाय द वे वो एक लाइन की कमांड इस तरह की दिखाई देगी। ठीक है, मैं इस पे आता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, मगर इसके लिए यानी पाईटॉर्च, मतलब इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ग्रेडियंट्स को ऑटोमेट कैसे करना है पाईटॉर्च के जरिए,
मुझे पाईटॉर्च की थोड़ी बेसिक्स बतानी पड़ेगी, तो मैंने पहले अगले 10-15 मिनट से जरा बेसिक्स पे आ जाऊँ, ठीक है। सो पाईटॉर्च की बेसिक्स पे हम कवर करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे इस पे कि हमने ग्रेडियंट्स को ऑटोमेट कैसे करना है यूजिंग पाईटॉर्च। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो लेट्स से मैं करता ही हूँ कि मैं एक एक्स डिफाइन करता हूँ और एक्स 3 रैंडम नंबर्स का एक वेक्टर डिफाइन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, वेक्टर को हम मतलब डीप लर्निंग के टर्म्स में, यानी जो लाइब्रेरीज हैं टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च, इनकी टर्म्स में हम इनको टेंसर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी टेंसर्स अगर आपने समझना है, लाइक वैसे तो जो फिजिक्स के स्टूडेंट है ना, अगर आप किसी बीएस फिजिक्स करने वाले से बात करेंगे या किसी भी फिजिसिस्ट से बात करेंगे, तो उसके नजदीक टेंसर एक बहुत डिफरेंट चीज होती है। मगर हम कंप्यूटर साइंटिस्ट चुके हैं, तो हम चीज़ों को आसान रखते हैं और हम टेंसर को अज्यूम किए करते हैं कि ये पाइथन की टर्म्स में मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के इक्विवेलेंट है। बल्कि लिस्ट भी क्या, लिस्ट की तो डाटा टाइप हेटेरोजीनियस हो सकती है। वो जिस तरह सी और जावा में एरेज नहीं होती थी कि जिसमें आप पहले से बताते कि ये इस टाइप की मैं एरे डिफाइन करने लगा हूं, तो यहाँ पर भी जो टेंसर्स होते हैं ना, यानी जो वेक्टर्स होते हैं, वो पायटॉर्च या उसमें टेंसर फ्लो में वो एक मल्टी डायमेंशनल एरे के मुतरादिफ हैं, ठीक है। यानी एक न्यूमेरिक अरे जो कि मल्टी डायमेंशनल होगी, उसको मैं टेंसर बोल रहा हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं है ये। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम अच्छा एक चीज तो ये कि ये इतना भी काफी था। ये मैंने क्या किया, यानी ये मतलब अगर मैंने रैंडम टेंस मतलब एक एक्स रैंडम मतलब एक एक्स टेंसर डिफाइन करना है जो कि रैंडम, जो कि 3 रैंडम वैल्यूज पे होगा, तो वो 3 वैल्यूज तो चलो ठीक है मैंने डिफाइन तो कर दी, मतलब रैंडमली उसने चूज कर ली। मगर ये क्या किया है, इस इस पे मैं अभी जरा बाद में आता हूँ। मगर ये एक्चुअली होगा ये, यानी इस केस में जिस तरह हमने देखा था ना कि मैंने डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन निकालना था विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी एंड डी, और ये ए बी सी डी वो थे जिनको मैंने रैंडमली इनिशियलाइज किया था, ठीक है। यदि ये मेरे पास वो पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे डेरिवेटिव कैलकुलेट होना है, ठीक है। तो इसके लिए यानी अगर आपने वो पैरामीटर्स जिनको आपने रैंडमली डिफाइन किया है और फिर आपने उनको यानी उनके हिसाब से ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये एट्रीब्यूट ट्रू करना पड़ता है। यानी मेरे पास अब x के 3 नंबर वैल्यूज हैं, ठीक है। यानी x मैंने एक रैंडम वेक्टर डिफाइन किया है और मैं कह ये रहा हूँ कि यार आगे जाके मैं कोई ना कोई प्रोसीजर करूंगा और कोई ना कोई लॉस फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव मैं इन 3 वैल्यूज के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। यानी ये जो 3 वैल्यूज मैंने डिफाइन किए हैं रैंडमली, मैंने इनके हिसाब से डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो जो कि इनके हिसाब से करना है, यानी डी समथिंग बाय डी एक्स करना है मैंने, और एक्स मेरे पास 3 वैल्यूज यानी पार्शियल डेरिवेटिव्स मैंने तीनों के हिसाब से निकालने हैं। तो मैं उसके लिए ये मैंने एट्रीब्यूट ट्रू किया। ये करेगा ये कि ये ऑटोमेटिकली ये काम करने के लिए लाजमी है कि मैंने वो वेरिएबल्स जो कोई जिनके हिसाब से डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है उनको डिफाइन करते हुए बताऊं पायटॉर्च को कि भाई ये वो वाला वेरिएबल है जिसके हिसाब से मैंने आगे जाके डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। सो ये इनके ग्रेडियंट्स को ट्रैक करने का मेथड है। अगर मैं एक्स को एज अ वेरिएबल डिफाइन करूं जो जो जिसको जिसके हिसाब से मैंने ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। बहरहाल, सो ये मेरे पास एक 3 रैंडम नंबर्स आ गए, ठीक है, जिनके हिसाब से मैं आगे जाके ग्रेडियंट कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद उसके बाद मैं कर ये रहा हूँ कि मैं सो कॉल्ड यानी पायटॉर्च की टर्म्स में एक कंप्यूटेशनल ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। कंप्यूटेशनल ग्राफ से मुराद ये कि मैंने कोई ना कोई वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं और मैं अब उन पे कंप्यूटेशन करने लगा हूँ। तो पहली कंप्यूटेशन क्या है, पहली कंप्यूटेशन है ये है कि भाई एक्स में 2 ऐड कर दो, यानी एक्स 3 नंबर्स है मेरे पास, हर एक में तुम 2 ऐड करते जाओ और उसको वाई में स्टोर कर लो। अब वाई भी एक नया टेंसर है, ठीक है। वाई के टेंसर में ये वाली वैल्यूज हैं जो कि एक्स को बेसिकली यू नो 2 ऐड करने के बाद आ गई हैं, ठीक है। मैंने वाई प्रिंट कर दिया। जब मैंने वाई प्रिंट किया तो आप देखेंगे उसने वाई प्रिंट कर दिया और उसने अब ये किया ये कि उसने ग्रेडियंट फंक्शन बताया कि भाई चूंकि आपने एक्स को डिफाइन इस तरह किया था कि ग्रेडियंट्स को ट्रैक करने पड़े थे, तो अब वो हर जब भी आप एक्स पे कोई ऑपरेशन करेंगे ना, तो वो बैकवर्ड पास बताता रहेगा कि अच्छा ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए अब मुझे यू नो एडिशन का उल्टा स्टेप करना पड़ेगा। तो ऐड बैकवर्ड्स, ये सिंपल ये कह रहा है कि वाई चूंकि एक्स पे मैंने ऐड किया, तो अब
dy बाय dx निकालने के लिए आपको उल्टा चलना पड़ेगा, ठीक है। सो ऐड बैकवर्ड्स समथिंग लाइक दैट। अब उसके बाद मेरे पास x आया, मैंने x से y बनाया, अब मैंने y से z बना रहा हूँ, ठीक है। सो ये यूं समझें कि एक ट्री में या ग्राफ, जिसको मैं कंप्यूटेशनल ग्राफ कह रहा हूँ, वो कंसिडर कर रहा हूँ। यानी एक नोड से दूसरा नोड, x से y, और फिर y से z, दूसरे से तीसरा नोड। और ये y से z मैंने कैसे बनाया, मैंने कहा कि y को दोबारा मल्टीप्लाई करो, फिर दोबारा मतलब y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आओ उसमें, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और ये पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है। y मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में दूसरे से, ठीक है, और फिर स्क्वायर हो रहा है। तो अब z की भी वैल्यू आपके पास 3 एलिमेंट्स का एक वेक्टर आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपने जो 3 वैल्यूज थी ना z की, उसका मीन ले लिया, ठीक है। और मीन लेके आपने उसका प्रिंट करा दिया। मीन आपके पास लेट से कुछ आ गया 9.60, जो भी। अब ये तो डिपेंड करता है कि x को मैंने कैसे डिफाइन किया था, ये मीन भी उसी पे डिपेंड करता है। सो x 3 एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स को मैंने उनसे 3 नए एलिमेंट्स बनाए, उन 3 एलिमेंट से 3 नए एलिमेंट्स बनाए, और फिर मैंने जो 3 नए एलिमेंट्स आए थे उनका मीन लेके कर लिया, एक 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 सिंगल स्केलर वैल्यू निकाल ली। अब मैं कहता ही हूँ कि भाई मैं देखना ही चाह रहा हूँ कि यानी मेरे पास गोल ये था कि मैंने डेरिवेटिव ऑफ z, यानी ये जो एक नंबर आया ना 9.969364, ठीक है, इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ दीज x। रिमेंबर x मेरे पास 3 वैल्यूज थी, यानी 3 नंबर्स थे मेरे पास, ठीक है, 3 एलिमेंट्स का एक वेक्टर था। z मेरे पास एक स्केलर आया जो कि मीन है। मैं चाहता हूँ कि मैं dz बाय dx1 निकालूं, dz बाय dx2 निकालूं, और dz बाय dx3 निकालूं। यानी मैं ये देखूं कि ये जो 9.6364 एक वैल्यू आ रही है, ये x की पहली वैल्यू पे कितना डिपेंडेंट थी, इसी तरह x की दूसरी वैल्यू पे कितना डिपेंडेंट है, और इसी तरह x की तीसरी वैल्यू पे कितना डिपेंडेंट है। इसलिए कि x की तो 3 वैल्यूज है ना, मेरे पास 3 एलिमेंट्स का एक आंसर है। तो मैंने बारी बारी यानी dz बाय dx1, dz बाय dx2 और dz बाय dx3 निकालना है। उसके लिए मैं एक लाइन की कमांड लिखूंगा कि z डॉट बैकवर्ड। अच्छा, अब ये जो dz बाय dx है ना, ये आपके पास ये जो x था ना, इसके इस सो ये जो वेरिएबल x है, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट है ग्रेड का। तो उसके अंदर ये तीनों की तीनों वैल्यूज हैं, ये आपके पास ग्रेडियंट्स आ जाएंगे। यानी dz बाय dx जब आप लिखेंगे, यानी जिस वेरिएबल यानी dz बाय dx अगर आपने निकालना है ना, तो चूंकि z पे निकालना, तो z डॉट बैकवर्ड को आप कॉल करेंगे। जैसे ही आप कॉल करेंगे तो जो वेरिएबल आपने डिफाइन किए होंगे ना इधर, यानी x जो कि आपने जिसका रिक्वायर्स ग्रेड इज इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है, उसके डॉट ग्रेड के एट्रीब्यूट के अंदर वो डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, जो कि dz बाय dx1 ये है 2.21, dz बाय dx2 3.04 है, और dz बाय dx3 3.39 है। रिमेंबर dz बाय dx है तो z पे डॉट बैकवर्ड की कॉल है, और x के हिसाब से निकालना है तो x डॉट ग्रेड के जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं वो बेसिकली dz बाय dx को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीकेकार है एक लाइन में, मतलब पहले कंप्यूटेशन ग्राफ मैंने बनाया, x मेरे पास कोई भी वेरिएबल्स थे, मैंने उनसे y से फिर z से फिर एक स्केलर, और फिर मैंने देखना ये चाहा कि उस वैल्यू को क्या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दीज 3 वैल्यूज क्या आएगा। सो ये तो होगी उसकी कॉल। अच्छा, अब बीच में मुझे इस तरह के ऑपरेशन भी करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी मेरे पास लेट से a को मैंने अपडेट किया था, a इज इक्वल टू a माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट, ठीक है। तो इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए ना मुझे उसको बताना पड़ेगा यार कि अब कंप्यूटेशन ग्राफ खत्म हो गया, यानी मैंने इस इक्वेशन के अंदर ना अब x के जो ग्रेडियंट्स हैं उनको ट्रैक नहीं करना, ठीक है। इसलिए कि x में अब यानी ये यू इमेजिन करें कि मैं x यानी जिसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहता हूँ उसको उसको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उसका डेरिवेटिव को ट्रैक करना शुरू कर दूं तो एक सर्कुलर लूप में
ये काम शुरू हो जाएगा, जो कि जिसको पाइटॉच अलाउ नहीं करती, ठीक है। सो अब आपको सबसे पहले तो मतलब अगर अगर तो ये लाइन लिखनी है ना, तो इससे पहले आपको जो ये एक्स है इनके ग्रेडियंट्स की ट्रैकिंग ऑफ करनी पड़ेगी ना, आपको बताना पड़ेगा कि भाई अब यानी अगली जो लाइन मैं लिखने लगा हूँ इसको, इसमें तुमने ग्रेडियंट्स को अपडेट नहीं करना, इसलिए कि अदरवाइज तो ये मतलब ये अगर आप देखें तो ये हो ये रहा था कि पहले यानी जी डॉट बैकवर्ड की मैंने जब कॉल की है ना, तो उसने पहले डी जी बाय दिस डी जी मतलब मीन के हिसाब से डेरिवेटिव निकाला है, उसको मल्टीप्लाई किया डी जी बाय डी वाई, और उसको मल्टीप्लाई किया डी वाई बाई डी एक्स, और फिर वो जो वैल्यू मतलब हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के लिए। सो ये बेसिकली 3 या 4 स्टेप्स में ग्रेडियंट्स आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, तब आपके पास डी जी बाई डी एक्स 1 आया है, ठीक है। तो ये मैं वैसे इंटरनल बता रहा हूँ कि वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, यानी जो जो फंक्शंस आप करते जा रहे हैं उसके बीच बीच में जो भी कंप्यूटेशनल ग्राफ में आप ऑपरेशंस कर रहे हैं उनको उनकी बैक ट्रैकिंग करता रहता है बैक प्रोपोगेशन के जरिए, और फिर देखता रहता है कि अच्छा मीन था तो मीन का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर स्क्वायर था तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगर एडिशन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, और फिर इन तीनों के डेरिवेटिव्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो जैसे जैसे आप ये काम यानी एक्स में जो भी ऑपरेशन करते जाते हैं वो डेरिवेटिव्स ऑटोमेटिकली इधर कैलकुलेट होते जाते हैं, जिस तरह हमने इधर देखा है, ठीक है। कि वाई डिफाइन करते हुए ही वो क्या ये रहा है कि भाई ये जो ग्रेडियंट है मतलब आपने इस तरह उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। मगर अब चूंकि मैं एक्स को अपडेट कर रहा हूँ और मैं इसमें ये नहीं चाहता कि भाई वो जो एक्स ग्रेडियंट है वो दोबारा से अपडेट हो जाए, तो मैं उसमें उसको कहता हूँ कि भाई ग्रेडियंट इसके एट्रीब्यूट को मतलब इसको ग्रेडियंट्स को ट्रैक ना करो, ठीक है, और उसके बाद तुम एक्स को अपडेट कर दो। अगर मैं ये नहीं करूंगा जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये नहीं करता फॉर एग्जांपल तो ये आपको एरर देगा। यानी अगर मैं इसको इस तरह लेके चलता हूँ ना, सो अब ये देखें आपको कह रहा है कि a leaf variable that requires grad is being used in an in place operation, ठीक है। यानी आप मतलब x के हिसाब से ग्रेडियंट कैलकुलेट करना चाहते हैं और x को ही अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बात नामुमकिन है, ठीक है। सो इसके लिए आपको ये लाजमी है कि आप इसके एट्रीब्यूट्स को मतलब जो ग्रेडियंट्स हैं उनको लाजमी उनकी ट्रैकिंग ऑफ करें, ठीक है। हम्म। अच्छा, सो फाइनली सो ये तो एक चीज थी, यानी अब ये क्या कहेंगे इसकी ये फ्रेमवर्क में हल्की सी यानी पायटॉर्च के फ्रेमवर्क में हल्की सी ग्लिच है, अगर आप उसको ग्लिच कहना चाहते हैं, ठीक है, कि आपको जब भी अपडेट करना पड़ेगा तो आपको ग्रेडियंट्स की ट्रैकिंग ऑफ करनी पड़ेगी, एक चीज। जो दूसरी चीज है याद रखने वाली वो ये कि मुझे ना सिर्फ ग्रेडियंट्स की ट्रैकिंग ऑफ करनी पड़ेगी बल्कि उनको जब भी मैं क्या कहेंगे आइटरेटिवली उनको अपडेट करूं तो मुझे उनको अकुमुलेट होने से भी रोकना पड़ेगा। इससे क्या मुराद है मैं इस पे अभी आता हूँ। अच्छा, सो अब लेट से मैंने वेट्स क्या डिफाइन किया, मैंने वेट्स 4 वंस यानी मैंने 4 एलिमेंट्स का एक वेक्टर डिफाइन किया, एक टेंसर जो जिसमें चारों के चारों वंस पड़े हैं, ठीक है। अच्छा, और मैं इसके हिसाब से डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा तो इसलिए मैंने इनका रिक्वायर्स ग्रेड एट्रीब्यूट भी ट्रू रखा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक ये बता दो कि लेट्स से मैंने आउटपुट कैसे कैलकुलेट करनी यूजिंग दोज वेट्स। ये जो 4 वेट्स है ना, मैंने इनमें से चारों के चारों नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर किया और फिर सम कर लिया। तो ऑब्वियसली अगर 4 वंस हैं, हर वन 3 से मल्टीप्लाई होगा और फिर सम होगा तो आपके पास आंसर 12 आएगा, ठीक है। यानी 4 वंस हैं, हर वन 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है। सो 12 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आप कहते ही हैं कि भाई ये जो आउटपुट है ना विच इज 3 टाइम्स इंडिविजुअल वेट्स और फिर उनका सम, मैंने इस आउटपुट का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ दीज वेट्स, ठीक है। यानी ये 4 वंस थे ना मेरे पास, यानी 4 नंबर्स थे मेरे पास, इन 4 नंबर्स के हिसाब से मैंने डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू दीज वेट्स कैलकुलेट करना है। अब टेक्निकली वैसे अगर आप देखें तो क्या होगा, ये 4 टर्म्स है मेरे पास। अगर मैं पहली
जो मतलब पहला वेट है, जो 4 वेट्स हैं मेरे पास उनमें से जो पहला वेट है, अगर आउटपुट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट फर्स्ट वेट देखूं तो क्या आना चाहिए आंसर? यू नो 3, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट वेट विल बी 3। अच्छा, बाकी जो तीनों टर्म्स है ना उन वो तो कांस्टेंट है, यानी पहले वेट के हिसाब से मैं डेरिवेटिव देख रहा हूँ, तो चूंकि दूसरा, तीसरा और चौथा वेट तो इसमें कांस्टेंट है, तो वो उन तीनों का डेरिवेटिव 0 होगा। इसी तरह अगर मैं इस आउटपुट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेट देखूंगा, तो वो पहली टर्म के लिए 0 होगी और थर्ड और फोर्थ टर्म 0 होगी। सेकंड टर्म के लिए जो डेरिवेटिव होगा वो 3 होगा। सो आउट डॉट बैकवर्ड अगर आप लिखें तो, और उसके बाद अगर आप प्रिंट करें ना, तो आपके पास डेरिवेटिव 3 3 3 3 आ जाएंगे। ठीक है, और जो कि आने भी चाहिए, जो कि हमने देखा ये कि ऑब्वियसली ये चारों नंबर्स हैं, उनके पार्शियल डेरिवेटिव आउटपुट के विद रिस्पेक्ट टू दोस 4 वेट्स शुड बी इक्वल टू 3। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 3x अगर, तो उसका डेरिवेटिव है वो बेसिकली 3 बनता है। सो ये तो हमने देख लिया कि ये 3 है। अच्छा, मगर मसला ये है कि अब अगर मैं दोबारा यानी आइटरेटिवली इसको प्रोसीजर को फॉलो करता रहूं ना, अच्छा अभी मैंने कुछ अब वो नहीं किया, यानी मैंने वेट्स वही रखे हुए हैं, वेट्स में चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, अगली आइटरेशन में सो वेट्स अभी आप देखेंगे कि वही है। अगर मैं फिर दोबारा से आउटपुट निकालूं, तो आउटपुट भी वंस अगेन 12 ही आएगी, इसलिए कि वेट्स तो चेंज हुई नहीं, तो आउटपुट भी चेंज नहीं होगी। अगर मैं दोबारा बैकवर्ड कॉल करूं और फिर मैं वेट्स डॉट ग्रेड को प्रिंट कराऊं, तो अब मसला ये होता है कि वो पहले 3 में, यानी पिछले आइटरेशन में जो ग्रेड्स थे ना, ग्रेडियंट्स थे ना, उनको उनमें एडिशन कर दिया उसने, यानी 3+3 कर दिया हर एक एलिमेंट में। सो इन ग्रेडियंट्स को अक्यूमुलेट होने से रोकने के लिए मुझे करना ये पड़ता है कि मैं हर आइटरेशन के एंड पे जो ग्रेडियंट है उसको नन करूं। यानी हर आइटरेशन में जो ग्रेडियंट है, अगर मैंने उसको कैलकुलेट करना है पिछली आइटरेशन के ग्रेडियंट्स को भूल जाते हुए, तो मुझे करना ये पड़ेगा कि उसको मैन्युअली सेट करना पड़ेगा नन पे, ताकि ये ना हो कि पिछली दफा जाके दोबारा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो आप देखेंगे कि वो हर उसमें 3 3 3 प्रिंट करके देगा, जो कुछ को करना भी चाहिए। ठीक है, सो ये एक अगेन वंस अगेन अगर आपको एक ग्लिच लगती है तो पायोटॉश में ये दूसरी ग्लिच है। ठीक है, कि मैनुअली आपको सेट करना पड़ेगा, मतलब मैनुअली 0 आउट करना पड़ेगा ग्रेडियंट्स को, उनको यूज करने के बाद हर आइटरेशन पे। ठीक है, सो ये दो हल्की सी क्या कहेंगे, थोड़े से ग्लिचेस हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक सा इंट्रोडक्शन पायटॉर्च का। अब हम आ जाते हैं उसी स्टोरी पे कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन वाली, यानी हमारे पास पॉलिनोमियल रिग्रेशन हमने देखा था कैसे करनी है। पैरामीटर्स को रैंडमली इनिशियलाइज किया, फॉरवर्ड पास परफॉर्म किया, लॉस फंक्शन निकाला, लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू दोस पैरामीटर्स, और उसके बाद पैरामीटर्स को अपडेट किया। अब ये हमने numpy के जरिए किया। अब हम इस काम को ऑटोमेट करेंगे, यानी सबसे पहला स्टेप मेरा ये है कि ये जो ग्रेडियंट्स की कैलकुलेशन है ना, ये कोई मुझे करने को ना कहे, बल्कि मैं पायटॉस को कहूँ तो वो खुद ही, मतलब जिस वेरिएबल के हिसाब से मैंने करना है, तो मैं लिखूं यार लॉस डॉट बैकवर्ड और वो खुद ही कैलकुलेट हो जाए ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये स्टेप, मतलब ग्रेडियंट्स को ऑटोमेट कैसे करना है। अच्छा, वो कैसे करना है जनाब? सो एक तो मैंने डॉट डॉट फ्लोट के हिसाब से डाटा ये मैं आगे जाके यूज करूंगा, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, अब एक अच्छी बात ये है कि मैं टॉर्च में पाई टॉर्च में ये बता सकता हूँ कि भाई आपने सीपीयू की मेमोरी यूज करनी है, या अगर आपके पास कोई ग्राफिक कार्ड लगा है तो आप इधर जीपीयू भी लिख सकते हैं, यानी सी के बजाय जी लिख दें, तो वो बेसिकली आपके पास सॉरी सी की जगह जो जी नहीं लिखना आपने, एक्चुअल में तो ये डिफाइन करना है कि कौन सी स्लॉट पे ग्राफिक कार्ड लगा जिसको आपने यूज करना है। ठीक है, यानी अभी तो मैं सीपीयू की यूज कर रहा हूँ आसानी के लिए, मगर ये कि अगर आप चाहते हैं तो आपको ग्राफिक कार्ड को भी यूज करते हैं। अच्छा, इसमें एक हल्की सी ग्लिच ये है कि चाहे पायटॉर्च हो चाहे टेंसरफ्लो, ये दोनों कंपनीज तो आपस में, मतलब एक को फेसबुक मेंटेन करी, दूसरे को गूगल, मगर इन दोनों ने तहैया ये किया हुआ है कि एनवीडिया के अलावा किसी के ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है
तो अगर आप में से कोई ग्राफिक कार्ड परचेज कर रहा है तो उसको अगर तो इसलिए मकसद के लिए कर रहा है कि गेम्स खेलनी, फिर तो जो मर्जी करे, इन फिर तो AMD और वो भी सारी की सारी खुली है मार्केट। मगर अगर आपने मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क यूज करने हैं अपने लोकल GPU पे, तो फिर आपको कूडा इनेबल्ड ग्राफिक्स कार्ड, या यूं कहें मोर स्पेसिफिकली एनवीडिया की प्रोडक्ट्स ही लेनी पड़ेंगी, ठीक है। अदरवाइज टेंसरफ्लो और पार्टॉर्च आप यूज नहीं कर सकते AMD के कार्ड्स पे, जो कि टेक्निकली स्पीकिंग अच्छे ना भी हों, मगर एटलीस्ट सेम परफॉर्मेंस से बहुत सस्ते होते हैं एनवीडिया के मुकाबले में। इन एनी केस, सो मैंने CPU की डिवाइस इधर डिफाइन कर दी। उसके बाद मैंने, यानी यूं समझे कि अब जो काम हम नमपाई के जरिए कर रहे थे, NP जहाँ पे यूज हो रही थी ना, अब मैंने वो सारे के सारे काम टॉर्च के जरिए करने हैं, ठीक है, पाई टॉर्च के जरिए। सो वंस अगेन मैंने एक्स और वाई जनरेट किए यूजिंग टॉर्च, ठीक है, यानी टॉर्च और बजाय से कि np डॉट साइन एक्स, और यानी np के नमपाई के फंक्शन यूज करता है, मैं टॉर्च के फंक्शन यूज कर रहा हूँ। तो स्टोरी सेम है, यानी एक्स और वाई, यानी एक्स जनरेट किया, करस्पॉन्डिंग लेवल्स जनरेट किए। मैंने इसके बाद ये डिफाइन किया कि वेरिएबल्स रैंडम में डिफाइन कर रहा हूँ, और मैं उसको ये बता रहा हूँ कि भाई किस डिवाइस पे रन करने हैं, डाटा टाइप क्या होगी, और फिर ये कि वो जो वेरिएबल्स थे ABCD, चूंकि मैंने उनके हिसाब से डेरिवेटिव निकालना है, तो इसलिए मैंने उनका रिक्वायर्ड ग्रेड का एट्रीब्यूट ट्रू किया हुआ है, ठीक है। अब मैं ABCD मैंने इधर डिफाइन कर लिया, और अब अच्छा A में अब अगर आप मैंने अभी मेरा कर्सर A पे है। A में अगर आप देखेंगे तो ऑल्दो रिक्वायर्स ग्रेड का एट्रीब्यूट तो ट्रू है, यानी ये रिक्वायर्स ग्रेड का एट्रीब्यूट तो ट्रू रखा हुआ है, मगर ये कि अभी तक A के डॉट ग्रेड में नन पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली वो तो अभी ग्रेडियंट मैंने कैलकुलेट किया ही नहीं है, वो तो मैं जब जाके आगे अभी बताता हूँ, आगे जाके जब मैं करूंगा तब इसका A डॉट ग्रेड का जो होगा ना, ये एट्रीब्यूट जो कि अभी नन है, ये अपडेट होगा। हट जा। अच्छा, सो अब ये सारी सारी लर्निंग रेट मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने फॉरवर्ड पास परफॉर्म शुरू कर दिया। फॉरवर्ड पास तो वैसे के वैसे है, लॉस अब मैं चूंकि उसमें हूँ, नमपाई पे हूँ नहीं, टॉर्च पे हूँ, इसलिए कि वाई प्रेडिक्शन और ये जो वाई हैं, ये दोनों के दोनों टॉर्च के सेंसर्स हैं, तो मैं टॉर्च के टेंसर्स हैं, सॉरी, और टॉर्च के टेंसर्स में नमपाई के फंक्शंस अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे टॉर्च के ही फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे। सो बहरहाल अब मैंने लॉस फंक्शन कैलकुलेट किया, ठीक है। वंस अगेन पैरामीटर्स को इनिशियलाइज किया, फॉरवर्ड पास परफॉर्म किया, लॉस फंक्शन कैलकुलेट किया, और अब मैं लॉस फंक्शन डॉट बैकवर्ड जब लिखूंगा ना, तो बेसिकली होगा ये कि लॉस फंक्शन जिन जिन पे वैल्यूज पे डिपेंड कर रहे हैं ना, लेकिन लॉस फंक्शन प्रेडिक्शन पे डिपेंड कर रहा है, प्रेडिक्शन ए पे डिपेंड कर रही है, सो वो ऑटोमेटिकली खुद ही चलता जाएगा जब तक उसको, यानी वो उन तमाम वेरिएबल्स जिसके लिए रिक्वायर्स ग्रेड ट्रू है, उनके हिसाब से ये लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा, और वो कैलकुलेट हो गए उन वेरिएबल्स के अंदर ही स्टोर हो जाएगा डॉट ग्रेड के एट्रीब्यूट में। अभी ए डॉट ग्रेड के एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल ए डॉट ग्रेड के एट्रीब्यूट अभी इस टाइम नन है, मगर जैसे ही मैं इस पे चलाऊंगा ना, लॉस डॉट बैकवर्ड, अब अगर मैं ए डॉट ग्रेड के एट्रीब्यूट को जाके देखता हूँ, तो वो मुझे ये कहता है कि इतना बड़ा, मतलब ये है डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल ए, जो कि ए डॉट ग्रेड के अंदर स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कर ये सकता था कि मुझे ये काम करना था कि मैं भाई, चूंकि मैंने ए को अपडेट करना है जिस तरह इधर एक्स को कर रहा था, तो मुझे उससे पहले, मतलब उसके जो ग्रेडियंट्स थे उनकी ट्रैकिंग ऑफ करनी है, यानी उनके रिक्वायर्ड ग्रेड एट्रीब्यूट को फॉल्स करना है ABCD के। अब चाहे तो मैं इस तरह करूं, चाहे तो मैं उनको विद प्रिमिटिव यूज करके, यानी पार्टॉच में विद प्रिमिटिव होता है, उसको यूज करते हुए मैं कह रहा हूँ कि अब जो भी काम मैं करने लगा ना इतना, उसमें तुमने ग्रेडियंट्स को अपडेट नहीं करना, यानी उनके ABCD के ग्रेडियंट्स को ट्रैकिंग उनकी ऑफ रखो। सो चाहे ये करें, चाहे आप मैनुअली उसको ऑफ करके फिर ऑन कर दें, ठीक है, एट्रीब्यूट को जिस तरह के इधर किया गया। अच्छा, पैरल अब मैंने किया ये कि जब मैंने लॉस्ट डॉट बैकवर्ड किया, तो वंस अगेन यानी A डॉट ग्रेड, B डॉट ग्रेड, C डॉट ग्रेड और D डॉट ग्रेड ये खुद ही कैलकुलेट हो गए, ठीक है। और फाइनली मैंने उसके बाद जाके चारों को अपडेट किया, और फिर मुझे चूंकि ए डॉट ग्रेड को मैं ये नहीं चाहता कि अगली आइट्रेशन में जाके पिछले जो आइट्रेशन में ए डॉट ग्रेड की वैल्यू वो ऐड होती रहे,
सो उसके लिए फिर मैंने उसको मैनुअली यू नो नन 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 इनको जीरो आउट किया, ठीक है। और फाइनली मैं अगर चाहूँ तो आगे जाके उसको प्रिंट आउट कर दूं, यानी ये 2000 दफा चलाने के बाद, ठीक है। सो 2000 दफा चलाने के बाद अब मेरे पास ए की वैल्यू ये आ रही है, बी की वैल्यू ये आ रही है, सी की वैल्यू ये आ रही है, डी की वैल्यू ये आ रही है। और ये वाली जो वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू 0.83 आ रही है अभी, और पहले नमपाई के जरिए कितनी आई थी, नमपाई के जरिए 0.86 आई थी, ठीक है। और अभी आ रही है 0.83, ठीक है। यानी कि ये सारा काम मैंने टॉर्च पे किया अभी, और टॉर्च पे ग्रेडियंट्स मैंने यू नो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किए यूजिंग ऑटोग्रेड पैकेज, ठीक है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली वो तो डिपेंड करेगा कि रैंडमली कितनी किस तरह इनिशियलाइज हुई हैं, और ग्रेडियंट्स थोड़ा बहुत फर्क आ ही जाता है। तो मगर ये कि फिर भी 0.83 और 0.86 में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, इसमें देखना, ये 0.00767 है, उधर कितना है, अच्छा उधर -0.006 है, इधर कितना है, अच्छा इधर प्लस, ये बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। अम, और इसी तरह इसमें इन कोफिशिएंट में भी फर्क होगा, ठीक है। अच्छा मगर अब हम देखते हैं कि आखिरी इटरेशन में जो लॉस था वो क्या था, इसलिए कि ये डिपेंड करता है कि 1000, यानी ये जो 2000 इटरेशन हुई ना, उन पे मैंने लॉस को कैलकुलेट किया हुआ। तो मैं अगर मैं ये देखूं, टॉर्च के एंड पे लॉस था 11.29, उधर कितना लॉस था, अ, उधर लॉस था 10.16। तो इसका मतलब ये कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। यानी अगर आप यूं कहें कि अगर आप ये जो एक्स की वैल्यूज हैं माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक 2000 वैल्यूज, अगर आप उनको इधर पुट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो वैल्यूज मतलब साइन ऑफ दैट एक्स, अगर आप इन वाली वैल्यूज को देखें तो वो हर वैल्यू एक्स के लिए जो वाई की आएगी वो साइन की वैल्यू के ज्यादा करीब होगी, इसलिए कि जो लॉस है वो कम है बनिस्बत इन पैरामीटर्स के, ठीक है। अच्छा ये मैं आई मीन इसका मतलब ये नहीं है कि हर दफा जब भी आप करेंगे तो पायटॉर्च की कंप्यूटेशनल वो कम होगी और यू नो नमपाई के अच्छे रिजल्ट्स होंगे। ये तो तुक्का भी इस तरह लगा है कि मेरे पास जो लॉस था वो इस केस में कम आ रहा है, और वो एक्चुअल में डिपेंड भी कर रहा है कि मैं इनिशियलाइजेशन कैसे हुई है। यानी ए बी सी डी की वैल्यू चूंकि रैंडमली इनिशियलाइज हो रही, तो मैं इस तरह का कोई जुमला सादर नहीं कर सकता कि पायटॉर्च अच्छा फ्रेमवर्क है या नमपाई अच्छा है, ठीक है। सो ये तो डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल वैल्यूज किस तरह जनरेट करके की है मैंने, ठीक है। तो वो चूंकि रैंडम है तो इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती कि ये अच्छा तो ये बुरा है। अच्छा, सो अभी तक हमने क्या किया, हमने देखा ये कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन नंपाई के जरिए कैसे करनी है, और उसके स्टेप्स क्या थे, पैरामीटर्स को जनरेट करना रैंडम, अच्छा रैंडम ही लाजमी नहीं, तो मैं और भी बहुत सारे तरीके मगर फॉर द टाइमिंग मैं इसको कहता हूँ कि रैंडम। उसके बाद फॉरवर्ड पास परफॉर्म करना, लॉस फंक्शन कैलकुलेट करना, ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करना, और फिर पैरामीटर्स को यूजिंग ऑप्टिमाइजर अपडेट करना। अभी तक हमने देखा ये कि ये काम कैसे ऑटोमेट करना है, ठीक है। मगर अब हम देखेंगे कि ये बाकी सारे काम भी ऑटोमेट हो सकते हैं, यानी कि मैं ये मॉडल, यानी इसको मतलब ये तो अभी सिंपल सा पॉलिनोमियल है ना, मगर ये भी हो सकता था कि मैं कहता यार कि अच्छा ठीक है, वाई प्रेडिक्शन की वैल्यू को आगे किसी दूसरे, मेरी ये तो पॉलिनोमियल है, मैं करूँ ये कि अच्छा एक नया वेरिएबल जी डिफाइन करूँ और उसको कहूँ कि भाई जी इज इक्वल टू, यानी वो जो पॉलिनोमियल आउटपुट आई है इसको मजीद पॉलिनोमियल के जरिए रिग्रेस करो, ठीक है। ए बी सी डी नहीं, बल्कि उसको मैं नए पैरामीटर्स कह देता हूँ, ई एफ, इसी तरह जी, और इसी तरह एच, ठीक है एच। और मैं फिर कहता हूँ कि अच्छा ये जो आउटपुट आ रही है, अब तुमने इसको पॉलिनोमियली रिग्रेस करना है, ठीक है। और इसको रिग्रेस इस तरह करना है कि ये जो आउटपुट जी है, अब ये तुम्हारे पास बेसिकली वो होगी जो कि इधर आएगी, यानी जो कि आउटपुट आ रही है। यानी अब ये दो स्टेप्स हैं, यानी एक पॉलिनोमियल नहीं है ये, बल्कि पॉलिनोमियल ऑफ अ पॉलिनोमियल है, ठीक है। यानी अब ये मैंने थोड़ा मॉडल कॉम्प्लेक्स किया है, ठीक है। अब अगर मुझे करना पड़ता ना, फिर तो मेरी शामत थी जनाब, यानी फिर तो मुझे
ए बी सी डी ई एफ जी एच ई 8 पैरामीटर्स के हिसाब से इधर के ग्रेडियंट कैलकुलेट करना पड़ते हैं। तो ना सिर्फ ये अजाब बनता, फिर वो आगे जाके 8 पैरामीटर्स अपडेट करना, वो सारे का सारा अजाब बनता। ठीक है, तो अब अगर तो इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए कि जहाँ जहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स लेयर्स हो, यानी 2-3, यानी एक पॉलिनोमियल ना हो, बल्कि आपके पास यूं समझे एक लेयर है, जिस तरह न्यूरल नेटवर्क्स में होती है कि एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, तो फिर तो आपके पास आप तो फिर फंस गए। तो अब हमारा दूसरा काम ये है जनाब कि हम इस चीज को भी ऑटोमेट करें। यानी अभी तक तो हमने देखा है कि ये काम ऑटोमेट कैसे करना है पायटॉर्च के जरिए, यानी ग्रेडियंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं यूजिंग पायटॉर्च, और वो उसकी स्टोरी सिंपल सी है, बल एक लाइन के जरिए ये काम हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये कि ग्रेडियंट के साथ साथ क्यों ना मैं इसको भी ऑटोमेट करूं, मैं इसको भी लॉस फंक्शन को भी एक क्लास में डिफाइन करूं, मतलब पायटॉर्च की अपनी जो क्लास होगी उसको यूज करूं, और फिर इसके बाद मैं फाइनली ये देखूंगा कि इसको भी मैं जो मजीद इम्प्रूव ऑप्टिमाइजर्स हैं उनके जरिए पायटॉर्च के जरिए कैसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सो अभी तक एक स्टेप हुआ है, अब हम ये बाकी स्टेप भी देखते हैं कि इस अभी नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि ये मॉडल जहाँ पे मेरे पास 2-3 लेयर्स आ जाए तो मैं उनको इनकैप्सुलेट कैसे करना है पायटॉर्च में। मुझे जरा 2 सेकंड दे, मैं पानी की बोतल ले आऊं। अच्छा जी, राइट। सो अब हम इस पर आ जाते हैं कि हमने मॉडल कैसे क्रिएट करने हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, हम्म, अच्छा। ये सारे के साथ तो वैसे के वैसे हैं। अच्छा, अब चूंकि मेरे पास यानी मॉडल में, अच्छा अब मैंने ना ये बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि यार एक्स मेरे पास इस तरह आ रहा है, ये लाइन में डिफाइन, अब चूंकि मैंने ये काम ऑटोमेट करना है तो अब मैंने ये सारी टर्म्स को मैं क्या कहेंगे सेपरेटली डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यानी ये जो 4 कोफिशिएंट्स है ना, चूंकि मैंने इन चारों को इनकैप्सुलेट करूंगा एक टेंसर में, इसी तरह जो दूसरा टेंसर होगा मैं उसमें इनकैप्सुलेट करूंगा ये कोफिशिएंट जिनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको, और फिर मैं कहूंगा कि यार इन दोनों जो टेंसेस हैं उनको तुम उनका डॉट प्रोडक्ट ले लो तो वो तुम्हारे पास प्रेडिक्टेड मॉडल आ जाएगा। ठीक है, सो वंस अगेन जिस तरह मैंने एक टेंसर में ए बी सी डी ये 4 वेरिएबल्स डिफाइन किए मैंने। ठीक है, जो कि मेरे पास अम, अच्छा वो मैं अभी इधर आगे जाके डिफाइन करूंगा। सो एक एक टेंसर आएगा मेरे पास, यानी मैं लेयर वाइज इस तरह चलूंगा कि मैं ए बी सी डी का यानी कोफिशिएंट्स का एक टेंसर होगा, और इसी तरह फिर कोफिशिएंट्स जिन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना उनका एक टेंसर होगा। सो अभी मैं ये जो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको डिफाइन करने लगा। सो उनको मैंने डिफाइन किया है जनाब इधर, कि भाई एक्स एक्स तुमने करना ये है कि यू नो सो एक्स आपके पास, एक्स क्या था, एक्स आपके पास माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक 2000 वैल्यूज का टेंसर था। अब हमने करना है क्या है कि ये जो मॉडल आ रहा है इसमें हर एक एक्स की वैल्यू के लिए मैंने ये मतलब प्रिडिक्शन इस तरह कैलकुलेट करनी है कि उसको बी से मल्टीप्लाई करना है, उसके स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई करना है, और उसके क्यूब को डी से मल्टीप्लाई करना है, और फिर ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर बेसिकली एक्स एक्स जो नहीं है ये उनकी पावर्स को कैलकुलेट कर रहा है, यानी एक्स की एक दफा पावर, फिर एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 3। ठीक है, सो ये एक्स एक्स बेसिकली अगर आप देखें तो इसका साइज आ रहा है 2000 क्रॉस 3, यानी हर एक्स की वैल्यू के लिए मैंने उसकी 3 दफा पावर ली हुई है, उसकी पावर 1, उसकी पावर 2, उसकी पावर 3। ठीक है, यानी ये इस पॉइंट पे जाके जो कैलकुलेट होनी है वो मैंने पहले से ही करके रख लिया। उसके बाद जो मैं मॉडल डिफाइन कर रहा हूँ जनाब, वो मैं उसके लिए जो क्लास है वो बेसिकली टॉर्च डॉट एन एन की है।
सो torch.nn stands for torch dot neural network, और ये बेसिकली इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क की आपके पास एग्जांपल्स होती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सीक्वेंशियल एक मॉडल है जिसमें पहले एक लेयर है और उसके बाद फिर दूसरी लेयर है। बाय द वे ये दूसरी लेयर इस दफा अभी तो काम की नहीं है, मगर ये कि आगे जाके मतलब ये सिर्फ रीसाइज के लिए यूज हो रही है। यानी मेरे पास जो बेसिक हैं वो ये कि 3 पैरामीटर्स हैं इस लेयर के, यानी x की, यानी x, यानी एक इंडिविजुअल की जो वैल्यू आएगी ना x की, जिसको मैंने x की पावर 1, x की पावर 2 और x की पावर 3 से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी x मतलब हर x की वैल्यू के लिए मैंने करना क्या है, पहले मैंने ये तीन मतलब ये तीन पावर्स कैलकुलेट करनी है और उनको उनके कोरस्पॉन्डिंगली जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो ये तो तीन b, c और d, ये जो तीन कोफिशिएंट्स हैं ना, मैंने उनको सीक्वेंशियल लेयर में डिफाइन किया हुआ है। जो a है यहाँ पर, ये बाय डिफॉल्ट जो मतलब लीनियर लेयर होती है उसके अंदर बायस ऑटोमेटिकली ऐड होता है। ठीक है, मुझे इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। सो ये तो एक ऐसी लेयर है जिसमें यूं समझ लें मतलब जिसकी इनपुट है 3 नंबर्स और ये 3 नंबर्स आएंगे यहाँ से, यानी x की 3 जो दफा जो पावर है। ठीक है, वो 3 नंबर्स आपस में एक वेट से मल्टीप्लाई होंगे, जो के वेट्स मेरे पास पैरामीटर्स होंगे जिसको मैं भी अपडेट करूंगा, और साथ फिर वो एक बायस की वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के मैंने इधर किया। सो ये जो एक ये बेसिकली एक लीनियर लेयर है। ठीक है, यानी आप क्यों समझें कि ये 3 वैल्यूज हैं इनपुट की, उन वो 3 वैल्यूज किसी ना किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक साथ बायस ऐड हो रहा है। ठीक है, तो वो जो कोएफिशिएंट्स हैं वो मैंने इधर बता दिए कि भाई ये 3 इनपुट्स हैं, तो हर इनपुट के लिए लीनियर का मतलब है कि एक कोएफिशिएंट होगा जिसको मैंने एस्टिमेट करना और फिर एक बायस की वैल्यू होगी। और उसके बाद ये बेशक अगर आप चाहें तो इसको निकाल दें, मगर इसका नतीजा क्या होगा वो मैं अभी बाद में बताता हूँ। मतलब ये मतलब इसमें साइज में जाके आगे मसले होंगे, वो खैर मैं भी इसको बाद में लेके चलता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने किया ये, मैंने लॉस फंक्शन खुद ही से मतलब उसके लिए भी टॉस डॉट एन की क्लास के अंदर मैंने बताया कि भाई मीन स्क्वायर एरर लॉस यूज करना है, मगर तुमने एक्चुअल मीन कैलकुलेट करना है, तुमने सम यूज करना है बजाय इसके कि तुम इसको एवरेज करके करो। ठीक है, और उसके बाद प्रिडिक्शन में मैंने कहा ये कि भाई जो मॉडल मैंने इधर डिफाइन किया था ना, यानी मॉडल मैंने कहा था कि भाई एक सिक्वेंशियल मॉडल है जिसमें एक दो लेयर्स का आपस में मजमूआ है। अब इस मॉडल के अंदर मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई तुम एक्स एक्स, यानी एक्स एक्स क्या है, वेल एक्स एक्स आपके पास अगर देखें तो 2000 क्रॉस 3 की का एक टेंसर है, और ये चूंकि ये साइज मैच होना, यानी ये इधर 3 लाजमी होना चाहिए, इसलिए कि ये इधर जो 3 है ये लीनियर लेयर की पहली जो मैंने डिफाइन की है उसकी उसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, सो अब मैं कहता हूँ कि भाई तुम एक्स एक्स को इकट्ठा पास कर दो इस मॉडल में। ठीक है, और वाई प्रिडिक्शन निकाल लो। अब वाई प्रिडिक्शन आपके पास अगर आप देखेंगे तो ये 2000 एलिमेंट्स का एक वेक्टर आ रहा होगा, 2000 एलिमेंट्स का एक टेंसर आ रहा होगा। और उसके बाद लॉस फंक्शन जो मैंने इधर डिफाइन किया था वंस अगेन टॉस डॉट एन की क्लास को यूज करते हुए, उसमें मैंने कह दिया यार कि ये प्रिडिक्शन है मेरे पास, और एक्चुअल में जो मेरे पास आउटपुट थी वो ये होनी चाहिए थी जो मैंने इधर टॉस डॉट साइन करके डिफाइन की है। सो ये टेंसर आपके पास आ गया है 2000 एलिमेंट्स का। ठीक है, और इसी तरह वाई भी, तो अब ये लॉस फंक्शन आपके पास खुद ही वो उसको कैलकुलेट, यानी आप उसके बताते हैं कि किस किस्म का लॉस है, तो अगर इन दोनों का साइज सेम है तो फिर ये लॉस फंक्शन चलता है। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं कि भाई जो ग्रेडियंट्स है ना उनकी ट्रैकिंग ऑफ करो, यानी जिस तरह मैंने ये इधर डिफाइन किया था ये मैनुअल काम। ठीक है, उनकी यानी उस मॉडल में वो ऑफ करो और फिर लॉस के हिसाब से डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, और फिर फाइनली तुम जब डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए तो फिर वंस अगेन उसकी ट्रैकिंग ऑफ करो ग्रेडियंट्स की, और फिर जितने भी पैरामीटर जितने भी मॉडल के अंदर, इस वाले मॉडल के अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको तुम बारी बारी अपडेट करते जाओ लर्निंग रेट के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद अब मैंने जब ये देख लिया तो अब मुझे सिंपल प्रिंट करने होते थे रिजल्ट, अपने रिजल्ट। ठीक है,
सो अब जब मैं मॉडल ऑफ जीरो लिखता हूँ ना, अब लाइक मॉडल के अंदर क्या है, मॉडल के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, अभी बहुत सारे इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, मगर मॉडल ऑफ जीरो का मतलब ये है कि मैं सिर्फ इस लेयर को देख रहा हूँ, यानी मॉडल ऑफ जीरो से मुराद ये कि ये, और इसकी आउटपुट एक न्यूरॉन है, ठीक है, यानी एक वैल्यू आउटपुट आ रही है, मैं उसको देखता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि भाई इसका मतलब है कि लीनियर आउटपुट मेरे पास उस मॉडल की वो है, जो भी है, यानी जो पहली लेयर है वो, और फिर मैं उस लेयर पहली लेयर का जो बायस होता है, जो कि ए था मेरे पास, यानी बायस से मुराद ये है कि जिसका ये वाला जो एट्रीब्यूट है, इसको मैं बायस कहता हूँ, ठीक है, ये और बाकी सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो, इन दोनों को मैं प्रिंट करा देता हूँ। सो ये बायस, यानी ये जो पहले मॉडल जीरो डॉट बायस ये है, और उसका भी मैं आइटम, सो ये मैं सिंपल बता रहा हूँ कि इसको वैसे कैसे करना है, और फिर उसके अंदर जो पहला वेट था वो, फिर इसी तरह दूसरा वेट, और फिर उसके बाद तीसरा वेट, इनको मैंने प्रिंट करा दिया। अब इनको मैंने प्रिंट कराया, तो अब ये कह रहा है कि भाई ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, और ये बी की वैल्यू जो थी ना, अब जो आ रही है ये यू नो तकरीबन पिछली, यानी पिछली पहले भी टॉर्च था, अभी भी टॉर्च है, तो वो उन दोनों की तकरीबन सेम ही वैल्यूज आ रही हैं, ऑल्दो ये वाली वैल्यू अभी भी डिफरेंट है, ये वाली वैल्यू, इसलिए कि मैं हर दफ़ा, आई मीन चूंकि हर दफ़ा मैं वंस अगेन जो पैरामीटर्स थे उनको मैं रैंडमली इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो इसलिए ये वैल्यूज ऑब्वियसली डिफरेंट आ सकती हैं, मगर बहरहाल अभी हुआ ये है कि मैंने क्या क्या काम ऑटोमेट कर लिए हैं, मैंने ये काम यानी मैंने ये भी ऑटोमेट कर लिया कि मैं ये काम मुख्तलिफ किस्म के जो मॉडल्स होते हैं ना न्यूरल नेटवर्क के, उनके जरिए कराऊं, यानी मैं सिंपल सा ये रखूं कि बजाय इसके कि ये फॉरवर्ड पास को मैं मैनुअली इंप्लीमेंट करूं, मैं एक मॉडल के अंदर इसको इनकैप्सुलेट करूं, और फिर लॉस फंक्शन को भी किसी लॉस फंक्शन जो क्लास है पैराडॉक्स में उसके अंदर इनकैप्सुलेट करूं, और फिर मैं अब अभी मैं ये काम देखता हूँ कि ये काम भी मैंने देखा था कि आसानी कैसे हो सकती थी, यानी इनके भी बाय डिफॉल्ट मैंने किया था कि मॉडल के अंदर पैरामीटर्स को ही नन कर दिया था, और फिर मैंने इनको अपडेट करता रहा था, ठीक है। सो वंस अगेन मैंने मॉडल डिफाइन किया, लॉस फंक्शन डिफाइन किया, फॉरवर्ड पास परफॉर्म किया, लॉस फंक्शन कैलकुलेट किया, उसके ग्रेडियंट्स को जीरो आउट किया, ग्रेडियंट्स कैलकुलेट किए, और बगैर उनकी ग्रेडियंट्स की ट्रैकिंग ऑफ करते हुए, या बगैर नहीं, यानी पहले मैंने ग्रेडियंट्स की ट्रैकिंग ऑफ किया और फिर मैंने जो पैरामीटर्स थे उनको अपडेट कर दिया। अब जो फाइनल काम है वो ये कि इसको भी मैं ऑटोमेट कर लूँ, यदि ये भी मैं ऑप्टिमाइजर की क्लास के अंदर ले जाऊं, ये जो दोनों की दोनों लाइंस है, वो कैसे होंगी? वेल वो ऐसे होंगी कि मैं वंस अगेन, ये सारे का सारा तो काम वही है, मैंने ऑप्टिम अब सो ये अभी हमने देखा था कि हमारे पास सबसे बेसिक सा फ्रेमवर्क है, यानी ग्रेडियंट डिसेंट सबसे आसान ऑप्टिमाइजर है। अगर आप देखें तो आपके पास ऑप्टिमाइजर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम और आरएमएस ड्रॉप और एडम, और ये ऑप्टिम, मतलब ऑप्टिम डॉट लिखेंगे ना आप, अगर वैसे फॉर एग्जांपल ऑप्टिम डॉट लिखते हैं तो आपके पास इतने सारे ऑप्टिमाइजर्स की टाइप आई, यानी एडम ऑप्टिमाइजर एक, एडाग्रेड और है, एजीएसडी, एस जीडी और है, यानी इतने सारे ऑप्टिमाइजर्स हैं, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट भी है आपके पास, सो बहुत सारे ऑप्टिमाइजर जिसको आप यूज कर सकते हैं। सो अब हम कहते हैं कि भाई आरएमएस ड्रॉप को मैं यूज करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ऑब्वियसली मुझे ये बताना पड़ता है, वेल अगर आप देखें तो आपको ये बताना पड़ेगा ऑप्टिमाइजर को कि भाई वो कौन से पैरामीटर्स हैं मॉडल के जिनको मैंने अपडेट करना है, और दूसरी जो इनपुट होती है ऑप्टिमाइजर की वो लर्निंग रेट है, कि कितना अपडेट करना है और किन को अपडेट करना है। सो किन को अपडेट करना है और कितना अपडेट करना है, ये मुझे ऑप्टिमाइजर को बताना है, ठीक है। तो जब भी मैं डिफाइन करूंगा ऑप्टिमाइजर, चाहे कोई भी ऑप्टिमाइजर, मैंने ये बताना पड़ेगा कि किन को अपडेट करना है और फिर कितना अपडेट करना है, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अब ये ऑप्टिमाइजर की क्लास डिफाइन होगी, अब सारे का सारा काम वही है, फॉरवर्ड पास, लॉस फंक्शन, ऑप्टिमाइजर को मैंने जीरो ग्रेडियंट से मतलब ग्रेडियंट्स को ऑफ किया, कैलकुलेट किया ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप,
एक ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप का फंक्शन जो है ये अब आपके पास ये सारे के सारे काम कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे जो काम होता है वो अब मैंने सिंपल एक फंक्शन एक स्टेप के जरिए कर दिया। और अब अगर आप देखेंगे तो यू नो बेसिकली आपके पास अब ए बी सी डी के फिर अगेन वंस अगेन जो थोड़े बहुत डिफरेंट पैरामीटर्स आए हैं वो बनते हैं, मगर ये अब आपके पास फुली ऑटोमेटेड वो है कि जहाँ पे मैं प्रोसीजर ये है कि मैं न्यूरल नेटवर्क डिफाइन करूंगा, मैं लॉस फंक्शन डिफाइन करूंगा, ऑप्टिमाइजर डिफाइन करूंगा, और फिर मैं हर इपॉक के अंदर पहले फॉरवर्ड पास परफॉर्म करूंगा, फिर लॉस फंक्शन कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं ग्रेडियंट कैलकुलेट करूंगा, और फिर मैं ऑप्टिमाइजर को एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। सो अब ये सारे का सारा यू नो काम हमने ऑटोमेट कर दिया यूजिंग पायटॉर्च। पॉलिनोमियल रिग्रेशन कैसे परफॉर्म करनी थी यूजिंग पायटॉर्च, अब ये सारे का सारा काम हमने वो उसमें कर दिया। वो जो स्टोरी थी कि ये इसमें क्या हुआ है, ये यानी ये फ्लैटन लेयर क्या कर रही है, ये सिर्फ इस वक्त साइज कर रही है। अगर आप इसको बेशक डिलीट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, मगर वो आगे जाके एरर देगा। यानी ये बेसिकली इस जहाँ पे मतलब वाई प्रोटेक्शन का साइज शायद चेंज आ जाए, यानी अगर 2000 एलिमेंट का था तो अब ये 1,2000 समथिंग लाइक दैट, तो वो फिर चलेगा नहीं। यानी आपको इन दोनों के साइज सेम रखने हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ साइज की स्टोरी थी, अदरवाइज ये कि अगर आपके पास एक ही आउटपुट आ रही न्यूरॉन तो ये मतलब ये इसको फ्लैटन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। हमने फिलहाल देखा ये कि numpy से हमने मूव किया है पायटॉर्च पे, यानी वो सारे का सारा काम जो कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन पे मैंने मैनुअली किया था वो हमने देखा कि पायटॉर्च के जरिए ऑटोमेटिकली उसको कैसे करना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसफर लर्निंग की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह।